आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी में है सरकार, फ्लैश सेल पर रख सकती है रोक। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही घर में रखे सोने के गहनों के करवा ले हॉल मार्किंग, नहीं तो गोल्ड लोन में आ सकती है आपको दिक्कत। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों ने नियमों में क्या है बदलाव, अब ये डॉक्यूमेंट दिखाकर अब तुरंत मिलेगा क्लेम। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। इसके अलावा रिलायंस का सस्ता 5G जियो फोन इस तारीख को हो रहा है लॉन्च। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वाहन चालक हो जाए सावधान, सरकार कर रही है पीयूसी को लेकर नए जुर्माने और टैक्स लगाने की तैयारी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी के लिए एक समान प्रारूप बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है, और इसके लिए पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय पंजीयक के साथ जोड़ा जाएगा। वही सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव के बाद पीयूसी फॉर्म पर QR कोड यहाँ पर इस पे छपा होगा। इनमें यहाँ पर मालिक और ऑक्सीजन की स्थिति का वितरण यहाँ पर होगा। वही एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाण पत्र के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून 2021 की अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। बयान में कहा गया कि नए पीयूसी में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर, नाम पता और इंजन का चेसिस नंबर दर्ज होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने बदले नियम, अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। अब ड्राइविंग टेस्ट कराने के लिए अब आरटीओ ऑफिस जाने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव यहाँ पर कर दिया है। वही ये नियम आगामी जुलाई महीने से यहाँ पर लागू होगा। इस नियम के लागू होते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कोशिश में लगे लोगों को काफी राहत यहाँ पर मिल जाएगी। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अगर किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास अगर आपने कर लिया है, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से मुक्त रखा जाएगा। यानी आरटीओ में होने वाला ड्राइविंग टेस्ट उसे नहीं देना पड़ेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग जो ट्रेनिंग है सेंटर, उसका सर्टिफिकेट को ही यहाँ पर बना दिया जाएगा। हालांकि आरटीओ में उन्हें निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होंगे, जिन्हें राज्य ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता प्रदान की गई होगी। इन ट्रेनिंग सेंटर्स की मान्यता सिर्फ 5 साल तक के लिए होगी। इसके बाद उन्हें सरकार से रिन्यूअल यहाँ पर करवाना होगा। सरकार से मान्यता प्राप्त करने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइन और शर्तें भी रखी गई है। इनमें ट्रेनिंग सेंटर्स के क्षेत्रफल को लेकर ट्रेनर की शिक्षा तक शामिल है। इसमें कई तरह के नियम व शर्तें यहाँ पर बनाई गई है। इसमें कुछ शर्तें बनाई गई, कुछ विशेष हम आपको बता देते हैं। अधिकृत एजेंसी या फिर सुनिश्चित करेगी कि 2 पहिया या 3 पहिया या फिर हल्के मोटर वाहन के ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ जो जमीन है वो होनी चाहिए। मध्यम और भारी यात्री माल वाहन या फिर ट्रेनों के लिए सेंटर्स के लिए 2 एकड़ जमीन होना आवश्यक है। इसके अलावा ट्रेनर से कम 12वीं पास ट्रेनर होना चाहिए। उसे 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना अनिवार्य होगा। साथ ही उसे यातायात के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, और पाठ्यक्रम की समय सीमा अधिकतम यहाँ पर 4 हफ्ते होगी, जो 29 घंटों तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, पहली थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी सब्सिडी, गुजरात सरकार ने किया है ऐलान। अगले 4 वर्षों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन देखने के उद्देश्य से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को राज्य के लिए ई वाहन पॉलिसी गुजरात इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी 2021 जारी की।
इस पॉलिसी का उद्देश्य गुजरात को ई वाहनों से संबंधित सामग्रियों का हब बनाना है। राज्य के सूचना विभाग इस फैसले की जानकारी विभाग ने यहाँ पर ट्वीट करके दी है। वहीं अगले 4 वर्षों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन को देखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा यहाँ पर की है। वहीं गुजरात की ई वाहन पॉलिसी का मुख्य विशेषता बता देते हैं। आने वाले 4 वर्षों में गुजरात को ई वाहनों को उपयोग में वृद्धि का लक्ष्य है। इसके अलावा इसका दूसरा लक्ष्य है गुजरात को ई वाहनों से संबंधित विभिन्न सामग्रियों का हब बनाना। तीसरा इसका लक्ष्य है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में युवा स्टार्टअप और निवेशकों को प्रोत्साहित करना। वही चौथा इसका है वायु प्रदूषण को नियंत्रण और पर्यावरण को सुरक्षित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 5वां इसका उद्देश्य है कम से कम 6 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम होगा इससे। वही छठा इसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान में राज्य में ई वाहन की चार्जिंग के लिए 278 चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे और वर्तमान में राज्य के अंदर ई चार्जिंग के लिए कुल 278 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध है। वही इसके अलावा नए पेट्रोल पंपों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर अपने इस स्कीम के अंदर कई तरह की यहाँ पर छूट देने का भी ऐलान यहाँ पर किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार, फ्लैश सेल पर रोक, छोटे विक्रेताओं को हो रहा है नुकसान। आजकल लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गया है, साथ ही ई कॉमर्स साइट के कारण छोटे दुकानदारों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने ई कॉमर्स रूल्स 2020 में संशोधन का मसौदा तैयार कर दिया है। इस मसौदे में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान सुझाए गए हैं। वेबसाइट पर भारी सेल, क्रॉस सेलिंग और नए नियम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि ई कॉमर्स नियम 2020 2 साल पहले 23 जुलाई 2020 को अमल में लाया गया था। लगातार सेल के जरिए मोटी कमाई करने वाली ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट को लेकर सरकार को कई तरह की शिकायतें मिली थी, जिसमें छोटे विक्रेताओं का दर्द और ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोग भी शामिल है। इसके बाद सरकार ने ई कॉमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में बदलाव करने की तैयारी कर दी है। वही ई कॉमर्स वेबसाइट पर चल रही सेल पर सरकार हमेशा के लिए रोक लगाने का विचार कर रही है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। लेकिन सरकार तय कर सकती है कि कब कब सेल रहेंगे। खास तरह की फ्लैश सेल और ऐसी सेल पर रोक रहेगी जो एक के बाद एक आयोजित हो। वही ग्राहकों की पसंद सीमित करे। वही कीमत बढ़ने व व्यापार के सामान के अवसर पर रोक और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के अनुपालन के लिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। आपको बता दें कि भारी सेल का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है और छोटी मोटे विक्रेताओं को नुकसान होता है। यही कारण है कि सरकार जल्दी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कानून ला सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी के ग्राहकों को जल्द मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर बदलने की सुविधा, नहीं देनी होगी कोई फीस, ऑनलाइन होगा सारा प्रोसेस। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। दरअसल एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अब खुद चुन सकेंगे कि उन्हें कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवानी है। रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी के नाम से इस सुविधा को देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू यहाँ पर कर दिया गया है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। वही चंडीगढ़, कोयम्बटूर और गुड़गांव, पुणे और रांची में ये योजना जल्द शुरू होगी। अगला पायलट प्रोजेक्ट सफल, अगर ये यहाँ पर प्रोजेक्ट ये सफल रहा तो देश के दूसरे बाकी शहर इसमें धीरे धीरे से लॉन्च किया जाएगा। मौजूदा प्रक्रिया के तहत जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप गैस कनेक्शन लेते हैं वही आपको सिलेंडर उपलब्ध यहाँ पर करवाता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बदल सकते हैं। वह रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी के नाम की योजना लागू होने के बाद आप नया सिलेंडर बुक करने पर आपको जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है उसको चुनने का विकल्प आपको मिलेगा। आपको एक लिस्ट दिखेगी, इसमें आपके इलाके के सभी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम हो गए, वह डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग और बाकी सुविधा देखकर आप अपना पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकते हैं। इसके द्वारा चुना गया डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको सिलेंडर की डिलीवर यहाँ पर करेगा। वही अब डिस्ट्रीब्यूटर की भी रेटिंग यहाँ पर की जाएगी। जिस डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग ज़्यादा होगी उसकी सुविधाएं उतनी ही बेहतर होगी। डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग को देखकर आप अपने लिए बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर चुनने की जो प्रक्रिया उसमें आपको mylpg.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर LPG ID से आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको पहले रजिस्टर, अगर आपको मोबाइल नहीं तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। उसके बाद आपको आपके इलाके के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी इसमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो घर में रखे सोने के गहनों की करवा ले हॉलमार्किंग, नहीं तो गोल्ड लोन में आ सकती है दिक्कत। गोल्ड हॉलमार्किंग के नए नियम सरकार ने लागू कर दिए हैं। इसका सीधा असर ज्वेलर्स पर पड़ेगा, लेकिन आम भारतीयों के पास बड़ी मात्रा में पुराने सोने की ज्वेलरी मौजूद है। लिहाजा अब ऐसे लोग जो ज्वेलरी को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं उन्हें अब दिक्कत आ सकती है। वही IIFL के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने मीडिया को बताया है कि अधिकांश भारतीयों के पास बिना हॉलमार्किंग वाला सोना है। अगर वो सोना बेचना चाहते हैं तो पहले हॉलमार्किंग एजेंसी से सोने की हॉलमार्किंग करवानी को चाहिए।
इसके बाद उसे सोने को बेचने या फिर ऋण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वही गुप्ता के मुताबिक ये नियम लोगों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये उन ग्राहकों को दिक्कत दे सकता है जिनके पास पुराने और गैर हॉलमार्किंग आभूषण है। लिहाजा नियमों के बाद आ रही दिक्कतों को लेकर ज्वेलर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मंत्रालय भी उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वही ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन आशीष पांडे कहते हैं कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से गोल्ड लोन पर असर पड़ेगा। गोल्ड लोन के लिए पुरानी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग की कास्ट बहुत ज़्यादा बैठेगी। वैसे लोगों के लिए हॉलमार्किंग का चार्ज 35 रुपये प्रति ज्वेलरी है, लेकिन दिक्कत यह है कि हॉलमार्किंग सिर्फ 22 कैरेट और 18 कैरेट और 14 कैरेट में ही है। यदि ज्वेलरी 20 कैरेट की है तो उसे 18 कैरेट में तब्दील कराने के लिए करवाने से पहले उन्हें गलवाना पड़ेगा, फिर उसे यहाँ पर बनवाने का जो मार्किंग चार्ज है वो भी यहाँ पर देना होगा। हालांकि पेट कहते हैं कि यहाँ पर मॉर्गेज गोल्ड पर मंत्रालय से बातचीत यहाँ पर चल रही है। सरकार ने कमेटी का गठन किया है। जल्दी इस पर स्पष्टीकरण जारी करने की उम्मीद यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन की दुकानों को इलेक्ट्रिक तराजू से जोड़ने के नियमों में बदलाव, पीयूष गोयल ने ऊपर दी है जानकारी। खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसी के उद्देश्य से भारत सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा नियमों में सोमवार को संशोधन कर दिया है। वही सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। वे भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल क्रमांक 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत से प्रदान कर रही है। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खूब पर जानकारी देते हुए लिखा है कि गरीबों तक राशन की सही मात्रा पहुंचे व वितरण में पारदर्शिता आए, इसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीनों व ई पोस्ट मशीनों के लिंकेज को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण का पूरा लाभ सुनिश्चित होगा, वही भ्रष्टाचार भी इससे समाप्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस का सस्ता जियो 5G फोन 24 जून को हो सकता है लॉन्च। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग 24 जून को होगी। उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस अपने एजीएम 2021 में कई अहम ऐलान के साथ साथ कई प्रोडक्ट से पर्दा उठा सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मीटिंग में रिलायंस अपना रिलायंस जियो 5G फोन को लॉन्च कर सकती है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि इवेंट में बजट जियो बुक लैपटॉप और जियो बुक जैसे प्रोडक्ट यहां पर लॉन्च किए जा सकते हैं। वही रिलायंस ने पिछले साल एजीएम ने ऐलान किया था कि वह गूगल की मदद से भारत में सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अब गूगल और जियो की मदद से भारत में किफायती 5G फोन लॉन्च होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक फोन में कस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है या फिर ये एंड्रॉयड 1 के साथ आ सकता है, जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए होता है। वही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस फोन में स्नैपड्रैगन 48 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, जो कि कुलम कॉल का सबसे यहाँ पर सस्ता 5G चिपसेट है। इसके अलावा यहाँ पर अफवाहों की माने तो जियो के सस्ते 5G फोन में 2.4 इंच का TFT डिस्प्ले यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि 220 x 240 का रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पर आएगा। वही फोन में 512 MB रैम और 4 GB तक का स्टोरेज यहाँ पर आ सकता है। वही कैमरे के तौर पर फोन में 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा यहाँ पर दिया जा सकता है और 2000 की बैटरी इस फोन के अंदर दी जा सकती है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल इस फोन की किसी फीचर को कंफर्म नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि 5G फोन एक एंट्री लेवल का फोन होगा, ना कि फीचर फोन। रिपोर्ट के मुताबिक फोन में बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर तो होने की संभावना नहीं है, लेकिन कथित तौर पर फोन में फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे ऐपों को मूल रूप से सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो इस फोन की जो स्मार्टफोन 5G फोन लॉन्च होगा इसकी कीमत 2500 रुपये से कम हो सकती है। वही शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फ़ोन 2500 से 2000 के बीच में यहाँ पर उपलब्ध लोगों को हो सकता है। शुरुआती प्राइस यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो 91 दिनों के बाद सबसे कम आए हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में 1167 लोगों की भारत में हुई है मौत। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट अब देश में दर्ज की जा रही है। देश में 91 दिन बाद सबसे कम कोरोना केस यहाँ पर दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर कोरोना के 42,740 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 1167 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 22 मार्च को भारत में 44,715 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 81,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वही एक्टिव केसों में 40,000 की यहाँ पर गिनती हुई है।
वही भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 2,99,77,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 2,89,00,000 के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 6,62,000 से ज्यादा है। वही कुल मौतें भारत में 3,89,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में लगातार 40वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले से ज्यादा रिकवरी यहाँ पर ज्यादा हुई है। वही 21 जून तक देश भर में 28,87,00,000 लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। वही बीते दिन भारत में 86,16,000 कोरोना के टीके लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। वही अब तक 39,40,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट भारत में किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें पॉजिटिविटी का जो रेट है वो 3% से ज्यादा है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.03% है, जबकि रिकवरी रेट करीब भारत में 96% है। एक्टिव केस के मामले दुनिया में अब भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावी देश है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है। वही कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के पहले दिन सोमवार को भारत में देश भर में 86 लाख से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है।